खराब हो रहे मन से जगमोहन ने ड्राइविंग सीट संभाली। देवराज चौहान बगल में बैठा और पीछे वाली सीट पर पसरा सोहनलाल गोली वाली सिगरेट सुलगा रहा था। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। सुखराम और विलायती राम तो इस वक्त पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे होंगे, जगमोहन ने बेचैनी से कहा, और डींगे हाँक रहे होंगे कि किस तरह उन्होंने वैन को बचाया, सरकारी दौलत लूटने से बचा ली। सब पीठ ठोक रहे होंगे उनकी। सो तो है, सोहनलाल होले से हंसा। किस्मत के धनी निकले। सो तो है, सोहनलाल बोला। सरकार की तरफ से उन्हें इनाम भी मिलेगा। सो तो है, सोहनलाल ने पहले जैसे स्वर में कहा। जगमोहन झल्ला उठा। सो तो है, क्या लगा रखी है? जगमोहन उखड़े स्वर में कह उठा, सो तो है। देवराज चौहान कष्ट लेता शांत भाव से खिड़की से बाहर देख रहा था। बैंक वैन डकैती की खबर करीब 1 घंटे बाद उड़ते उड़ते पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े तक पहुंची। सारे मामले को जानकर वानखेड़े मन ही मन चौंका। जिस तरह दिन दहाड़े सरेआम बैंक वैन का अपहरण किया गया था, उसे सुनते ही बरबस ही उसे देवराज चौहान की याद आ गई। ऐसी दीदा दिलेरी करने वाला और खतरनाक काम को अंजाम देने वाला देवराज चौहान से भला और कौन हो सकता था? और इस तरह की खतरनाक काम को अंजाम देना देवराज चौहान का पसंदीदा खेल था। वह लोग जो भी थे, बैंक वैन उड़ा ले जाने में कामयाब हो गए थे। वानखेड़े सोचों तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यह सोचकर कि यह काम देवराज चौहान का भी हो सकता है, इस सारे मामले की छानबीन करने की सोची और कमिश्नर साहब के पास पहुंचा। आओ इंस्पेक्टर वानखेड़े, कमिश्नर ने उसे देखते ही कहा। सर, बैंक वैन को उड़ा ले जाने की खबर आपने सुन ली होगी, वानखेड़े बोला। हाँ, कमिश्नर ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत हिम्मत दिखाई वैन ले जाने वालों ने। यस सर, वानखेड़े फौरन बोला। यह केस किसके पास गया है? क्यों? सर, मैं इस केस पर काम करना चाहता हूँ। वजह? जिस ढंग से वैन पर हाथ डाला गया, उससे मुझे शक हो रहा है कि यह काम देवराज चौहान का ना हो। देवराज चौहान? कमिश्नर के माथे पर बल पड़े। जी, देवराज चौहान इसी तरह अपने कामों को अंजाम देता है। उसकी फाइल मेरे पास। इंस्पेक्टर वानखेड़े। सर, तुम देवराज चौहान की फाइल बंद कब करोगे? कब से तुम देवराज चौहान के पीछे? सर, वानखेड़े जल्दी से कह उठा, देवराज चौहान को मैं गिरफ्तार भी कर चुका हूं, लेकिन वह अपनी समझदारी और पुलिस वालों की बेवकूफ़ी की वजह से भाग निकला। कमिश्नर ने वानखेड़े की आंखों में झांका। मैं देवराज चौहान को गिरफ्तार या फिर शूट हुआ देखना चाहता हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी सर कि मैं यह सब जल्दी ही पूरा कर सकूं। तुम बैंक वैन के केस पर काम कर सकते हो। और थैंक यू सर। वानखेड़े ने अपनी भागदौड़ शुरू की। खबर के मुताबिक सबसे पहले वह वहां पहुंचा जहां उस वैन को जबरदस्ती बख्तरबंद ट्रक में धकेला गया था। जाने कितनी आंखों ने वह सब देखा था। वानखेड़े ने आंखों देखे गवाहों से अपनी तसल्ली के लायक पूछताछ की। उसके बाद पुलिस कार पर आगे बढ़ा और कुछ आगे फुटपाथ पर चढ़ी खंबे से टकराई कार के पास पहुंच गया, जिसके बारे में उसे अभी की पूछताछ से मालूम हो चुका था। काफ़ी हद तक पिचक चुकी कार के पास 2 पुलिस वाले खड़े थे। चूंकि वानखेड़े सादे कपड़ों में था और वह पुलिस वाले उसे जानते नहीं थे, इसलिए अपना परिचय देकर उन्हें कार्ड दिखाया। दोनों ने फौरन सैल्यूट किया। मैं इस केस की छानबीन कर रहा हूँ, वानखेड़े बोला। कार की तलाशी ली? इंस्पेक्टर साहब ने ली थी। कुछ मिला? नहीं सर। तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? सर, वो बख्तरबंद की तलाश में दौड़े फिर रहे हैं। 6-7 पुलिस कारें बख्तरबंद को ढूंढ रही है। वानखेड़े ने सिर हिलाया और कार के दरवाजे की खुली खिड़की से सिर भीतर डालकर कार की तलाशी लेने लगा, परंतु उसमें से कुछ भी नहीं मिला। वानखेड़े ने खिड़की से सिर निकाला और सिगरेट सुलगाई। यहाँ आसपास के लोगों की गवाही ली, मालूम किया कि कार में कौन था? मालूम नहीं साहब।
वानखेड़े ने कार का नंबर देखा। रंग वही था जो लोगों ने बताया था, मतलब कि इसी कार ने वैन को बख्तरबंद के भीतर धकेला था। तो फिर उसे किसने टक्कर मारी? एक तरफ अभी भी 10-12 लोग खड़े थे। वानखेड़े के ख्याल से यह सब आसपास के दुकानदार होंगे। उनके पास पहुंचकर वानखेड़े ने अपना परिचय दिया। आप लोगों ने देखा कार में कौन था? मैंने देखा इंस्पेक्टर साहब। एक आदमी 2 कदम बढ़कर पास आया। मैंने उन लोगों को साफ देखा था। वह 3 लोग थे। 3? जी हाँ, एक तो कहीं का चपरासी लग रहा था। उसने कपड़े ही ऐसे पहन रखे थे। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। उनका हुलिया बता सकते हो? पूरी तरह बता सकता हूँ। इसके बाद वह तीनों के हुलिये बयान करने लगा। सुनते सुनते वानखेड़े के मस्तिष्क में धमाके होने लगे। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल। वानखेड़े के चेहरे पर उभरे भाव देखने वाले थे। उसने तो यूं ही सोचा था कि ऐसे ही ख्याल आया था कि इस तरह के हौसले वाले काम देवराज चौहान अक्सर किया करता है, परंतु इस बात की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इस सारे झमेले में देवराज चौहान का हाथ है। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल, इन तीनों ने बैंक वैन को जबरदस्ती बख्तरबंद में धकेला। अपने आप में वैन छिपाए बख्तरबंद भाग निकला। देवराज चौहान ने बख्तरबंद के पीछे होना चाहिए था, लेकिन किसी ने उनकी कार को टक्कर मारकर उन्हें पीछे कर दिया। स्पष्ट था कि कोई और भी था जिसकी नज़र देवराज चौहान की हरकतों पर थी, और देवराज चौहान इस बात से वाकिफ नहीं था। तभी चोट खा गया। वानखेड़े का मस्तिष्क तेजी से चल रहा था। देवराज चौहान से ज़्यादा इस वक्त उस बख्तरबंद की जरूरत थी जिसमें तगड़ी दौलत समेटे बैंक वैन मौजूद थी, जिसमें गनमैन ड्राइवर के अलावा बैंक का एक और कर्मचारी था। वानखेड़े ने खंभे से टकराई कार के पास खड़े पुलिसमैनों से पूछा, क्या खबर है? यह बख्तरबंद किस तरफ गया है? उस तरफ सर। वानखेड़े फुर्ती के साथ पुलिस कार की तरफ दौड़ा। वानखेड़े बहुत जल्दी में था, परंतु अपने पर काबू पाए वह कार को धीमी गति से चलाता रहा था और आसपास अपनी निगाहें दौड़ाता जा रहा था। सड़क पर से अन्य वाहन भी गुजर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ अभी तक कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आया था कि जहां बख्तरबंद जा सके, मतलब कि वह बख्तरबंद इसी सड़क से आगे गया था। तभी वानखेड़े को सामने सड़क के किनारे पुलिस कार के पास 3-4 पुलिस वाले नजर आए। वानखेड़े ने उनके पास कार ले जाकर रोकी। उन पुलिस वालों में से एक इंस्पेक्टर ने उसे पहचाना और महंत, वानखेड़े कार से निकलता हुआ बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? ओह वानखेड़े, यहाँ कैसे? बैंक वैन डकैती हो गई। जानता हूँ, सब जानता हूँ, तुम अपनी कहो। वानखेड़े जल्दी से बोला। बख्तरबंद के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, महंत ने कहा। जाने कितनों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन बख्तरबंद के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं। किसी ने उसे निकलते नहीं देखा, और कुछ का कहना है कि उन्होंने 3-4 बख्तरबंद ट्रक यहाँ से जाते देखे हैं। मतलब कि उस बख्तरबंद के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है जिसमें बैंक वैन ले जाई गई थी। वैसे तुम यहाँ कैसे? यह केस मेरे हाथ में है। ओह, बख्तरबंद ट्रक को कहाँ कहाँ तलाश किया गया है? तलाश किया जा रहा है, महंत ने कहा। पेट्रोल कारें आपस में संबंध बनाए बख्तरबंद की तलाश में सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन हैरानी है कि इतना बड़ा बख्तरबंद कहाँ गायब हो गया। वानखेड़े होठ भींच कर रह गया। वह कैसे बताता कि इस मामले में देवराज चौहान है और उस तक पहुंच पाना बच्चों का खेल नहीं। इंस्पेक्टर वानखेड़े, बैंक वैन पर हाथ डालने वालों ने बहुत ही हौसलामंदी का काम किया। तभी पुलिस कार में मौजूद वायरलेस सेट पर सिग्नल मिलने लगा। इंस्पेक्टर महंत ने कार के पास पहुंचकर वायरलेस सेट का हेडफोन कान से लगाया और बात की। आधे मिनट बाद ही पलटकर वानखेड़े से बोला, वानखेड़े, बैंक का वो कर्मचारी जो वैन में गनमैन और ड्राइवर के साथ था, वह अभी अभी बैंक पहुंचा है। बैंक में मौजूद पुलिस वालों ने खबर दी है। क्या? वानखेड़े के मुंह से निकला। उस वैन में मौजूद बैंक का कर्मचारी वापस आ गया है?
हाँ, बैंक जा रहा हूँ, तुम भी उससे मिलना चाहोगे? चलो। वानखेड़े कहते हुए जल्दी से पुलिस कार में जा बैठा और कार आगे बढ़ा दी। बैंक का स्टाफ हक्का बक्का सा घबराया सा मौजूद था। मैनेजर की हालत और भी बुरी हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि पुलिस वालों के सवाल का वह क्या जवाब दे, जबकि वह कुछ नहीं जानते थे। जबकि पुलिस हर हाल में उनसे कोई जानकारी निकालने में उतारू थी। जब अरोड़ा बुरे हाल बैंक पहुंचा तो बैंक के अन्य कर्मचारियों को राहत सी मिली, लेकिन अरोड़ा की जैसे जान पर बनाई। पुलिस वाले भूखे शेर की तरह उस पर झपटे और उससे तरह तरह के सवाल करने लगे। अरोड़ा को लगा वह पागल हो जाएगा। ढेर सारे पुलिस वालों के बीच उसे अपना दम घुटता सा महसूस हो रहा था। घबराहट इस कदर उस पर हावी हो चुकी थी कि कुछ भी ठीक से बता ना पाया। तभी एक पुलिस वाले ने उसके चेहरे पर जोरदार चाटा मारा। गिरफ्तार करके ले चलो इसे, यह अवश्य डकैतों का साथी है। मैं इसका मुंह खुलवा कर रहूंगा। यही वक्त था जब वानखेड़े वहां पहुंचा। अधिकतर पुलिस वाले वानखेड़े को जानते थे। क्या हो रहा है? वहां का माहौल देखकर वानखेड़े का स्वर सख्त हो गया। सर, एक पुलिस वाला बोला, यह उस बैंक वैन में था जिसे कुछ लोग ले उड़े हैं। 2-2.5 घंटे बाद ही यह वापस आ गया और कुछ भी नहीं बता रहा कि शट अप। वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा, किसी को गला दबाकर उससे पूछताछ नहीं की जाती। तुम लोग जिस तरह इसके सिर पर हो, उसे देखकर ही इसका बुरा हाल हो रहा होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। सामने ही मैनेजर का कमरा था। वानखेड़े ने अरोड़ा की बाह पकड़कर उसे उठाया और मैनेजर के केबिन में ले गया। अरोड़ा का चेहरा दूध की तरह सफ़ेद पड़ा हुआ था। आराम से बैठो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ बैंक वैन डकैती में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। वानखेड़े ने कुर्सी पर बैठते हुए शांत भाव से सिगरेट सुलगाई। उन बेवकूफ़ पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया उसका मुझे सख्त अफसोस है। अरोड़ा की टांगें अभी तक कांप रही थी। वह वानखेड़े को देखे जा रहा था। बैठ जाओ। अरोड़ा जैसे तैसे कुर्सी पर बैठा। मुझे इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश अरोड़ा। उसके होठों से कांपता हुआ स्वर निकला। टेबल पर पानी का भरा गिलास पड़ा था। वानखेड़े ने गिलास उसकी तरफ सरकाया। पानी पी लो। अरोड़ा ने कांपते हाथों से गिलास उठाकर पानी पिया। अब ठीक हो? वानखेड़े ने पूछा। अरोड़ा ने सहमति से सिर हिलाया। मिस्टर अरोड़ा, अब बताइए क्या हुआ था? अरोड़ा ने थके स्वर में सब कुछ बता दिया। सुनकर वानखेड़े के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। बख्तरबंद का दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। वानखेड़े के होठों से निकला। हाँ। अरोड़ा ने सिर हिलाया, फिर सूखे होठों पर जीभ फेरी। दरवाजा खुलते ही विलायती राम वैन को लेकर भाग निकला। गनमैन सुखराम भीतर ही था। मैं उनके पीछे दौड़ा, आवाज़ें मारी, लेकिन वह नहीं रुके। वैन के पीछे दौड़ता मैं काफ़ी आगे निकल आया था। वापस बख्तरबंद के पास जाने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद मैं किसी तरह यहाँ आ गया। वानखेड़े का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। देवराज चौहान ने जगमोहन और सोहनलाल के साथ मिलकर वैन को अपनी योजना के मुताबिक बख्तरबंद ट्रक में धकेला, लेकिन किसी को उसके प्लान की बराबर जानकारी थी। वह देवराज चौहान के पीछे था। वैन को जब बख्तरबंद में पहुंचा दिया तो पीछे लगे लोगों ने देवराज चौहान की कार को टक्कर मारकर रास्ते से हटा दिया। ऐसी हालत में उन्हें बख्तरबंद ट्रक के पीछे लग जाना चाहिए था, लेकिन बख्तरबंद के आगे पीछे कोई नहीं था। अरोड़ा की बातों से यही जाहिर हो रहा था। अगर वहाँ कोई होता तो वह वैन को इतनी आसानी से भागने नहीं देता। अरोड़ा की जिंदा वापसी नहीं होती। इन बातों से साफ था कि बख्तरबंद ड्राइवर की किसी गलती से बख्तरबंद का दरवाज़ा खुल गया था और मौके का फ़ायदा उठाते हुए ड्राइवर विलायती राम वैन ले भागा था। लेकिन अभी तक वह वैन लेकर नहीं आया था। उसका कोई फ़ोन आया होता तो मालूम हो गया होता। हो सकता है वह घबरा कर वैन सहित कहीं छिप गया हो। देर सवेर में वापस पहुंचे। गनमैन सुखराम भी तो वैन के भीतर था, मतलब कि वह कभी भी वैन के साथ आ सकते थे या खबर भेज सकते थे। तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो जहाँ वह बख्तरबंद ट्रक है? वानखेड़े ने कहा। हाँ। वानखेड़े ने अरोड़ा को साथ लिया।
वहां मौजूद पुलिस वालों में से दो को वहीं छोड़ा और अन्यों को साथ लेकर चल पड़ा। उस टैक्सी के पास ही रोक देना, अरोड़ा ने कहा। वानखेड़े ने टैक्सी के आगे कार रोक दी। यह टैक्सी? वानखेड़े ने अरोड़ा को देखा। जब मैं यहां से गया था तब तो मैंने टैक्सी को नहीं देखा था। अरोड़ा अब तक अपनी बिगड़ी हालात पर काबू पा चुका था, परंतु चेहरे पर अभी भी घबराहट के चिन्ह मौजूद थे। पुलिस जिप्सी भी पीछे आकर रुकी। उसमें से पुलिस वाले उतरे। वानखेड़े टैक्सी के पास पहुंचा। भीतर देखा, वह खाली थी। बख्तरबंद ट्रक कहाँ है? वानखेड़े ने अरोड़ा के पास आकर पूछा। उधर। वानखेड़े की नजरें उस तरफ उठी। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। घने पेड़ों के पीछे मौजूद बख्तरबंद ट्रक की झलक मिल रही थी। वानखेड़े ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और सतर्क सा बख्तरबंद की तरफ बढ़ने लगा। उसकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता था। अन्य पुलिस वाले भी उसके पीछे चल पड़े थे। बख्तरबंद ट्रक के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। उसका पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ जमीन को छू रहा था। कच्ची मिट्टी पर उसने बख्तरबंद के और वैन के छोटे टायरों के निशान स्पष्ट देखे। वहां किसी की मौजूदगी ना पाकर वानखेड़े ने पुलिस वालों को आसपास की जगह देखने को कहा और खुद भी पैनी निगाहों से हर तरफ नजरें दौड़ाने लगा। बत्तीलाल और केसर सिंह की लाशें शीघ्र ही पुलिस वालों को मिल गई। वानखेड़े को ऐसी किसी चीज की तलाश थी जिससे कि वह देवराज चौहान तक या वैन तक पहुंच पाता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसने पुलिस वाले को बुलाकर कहा, यहाँ के हालातों के बारे में हेडक्वार्टर को खबर कर दो। लाशों का पंचनामा करो, ट्रक से उंगलियों के निशान ले लो। इनके कपड़ों से जो सामान मिले वह संभाल कर रखना। फुर्सत मिलते ही मैं ले लूँगा। और इस बख्तरबंद ट्रक के मालिक के बारे में मालूम करो। यस सर। आसपास की जगह को अच्छी तरह देख लेना, शायद और कुछ भी मिले। जी। वानखेड़े अरोड़ा को साथ लिए वापस चल पड़ा। सोचों में देवराज चौहान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वैन डकैती में देवराज चौहान कामयाब हुआ या नहीं। ड्राइवर विलायती राम जब यहाँ से वैन लेकर भागा तो कहीं वह देवराज चौहान के कब्जे में तो नहीं आ गया। वानखेड़े जल्दी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहता था कि सारे मामले का खुलासा हो सके। वानखेड़े ने बैंक के सामने अरोड़ा को उतारा। उसके बाद आगे बढ़ने को हुआ कि बैंक के प्रवेश द्वार पर स्टूल पर बैठे गार्ड को देखकर उसने इंजन बंद कर दिया और उसके पास जा पहुंचा। सलाम साहब। सूरजभान जल्दी से उठकर कह उठा। क्या नाम है तुम्हारा? सूरजभान। मुझे जानते हो? जी हाँ, आप पुलिस के बड़े साहब हैं। सूरजभान। वानखेड़े सिर हिलाकर बोला, मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो बैंक वैन डकैती के पीछे हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई ऐसा आदमी जिसे तुमने शक भरी अवस्था में बैंक के आसपास घूमते देखा हो? सूरजभान हिचकिचाया। वानखेड़े ने उसके चेहरे के भावों को फौरन पहचाना। रुको मत, जो कहना है कहो। साहब जी, आपने इस मामले में मुझे लपेट लिया तो? सूरजभान के स्वर में घबराहट थी। अगर तुम वैन लूटने वालों के साथ नहीं हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सूरजभान सिर हिलाते हुए कह उठा। साहब जी, वो देखिए, सड़क पार एक शीशे वाली दुकान नजर आ रही है, जमीन बेचने खरीदने वाली। वानखेड़े ने गर्दन घुमाकर देखा। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले ही वह दुकान खुली और बाहर चपरासी बैठा करता था। फुर्सत में गप्पे मारने मेरे पास आ जाया करता था। मेरा गली जात भाई बन गया। आज सुबह भी वह आया था। सूरजभान ने कहा। कई बार बातों बातों में मुझसे बैंक वैन के बारे में पूछा करता था कि वैन कब जाती है, कितने बजे जाती है। मैं भी बातों बातों में जवाब दे देता था। वैसे भी यह बात किसी से छिपी तो है नहीं, और जब वैन के उड़ा ले जाने की खबर मिली तो न जाने क्यों मेरा शक उस चपरासी पर गया। उसके बाद तो कितना हंगामा हुआ यहाँ, लेकिन वह नहीं आया। जाने क्यों मुझे उसी पर शक हो रहा है। वानखेड़े ने सोच भरी निगाह पुनः सड़क पर मारी। उस चपरासी का नाम जानते हो? सोहनलाल नाम बताया था उसने। सोहनलाल? वानखेड़े चौंका। सूरजभान ने उसे देखा। देखने में वो कैसा लगता था? सूरजभान ने हुलिया बताया।
वानखेड़े के होठों से गहरी सांस निकल गई। वह सोहनलाल ही था, देवराज चौहान का साथी। मतलब कि उस दुकान को ऑफिस बनाकर देखने वालों की निगाहों में धूल झोंकते रहे, बैंक वैन पर नज़र रखते रहे और जब मौका देखा तो बैंक वैन पर हाथ डाल दिया। साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सूरज भान कह उठा। चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कार यहीं खड़ी है। वानखेड़े ने पुलिस कार की तरफ इशारा करके कहा, मैं अभी आता हूँ। वानखेड़े सड़क के पार नजर आ रही उस दुकान की तरफ बढ़ गया। शीशे के बंद दरवाजे के बाहर स्टूल वैसे ही पड़ा था। बाहर से उन शीशों के भीतर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वानखेड़े ने दरवाजा धकेला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर वही सजा सजाया खाली ऑफिस था। वहां कोई नहीं था। वानखेड़े ने आगे बढ़कर टेबल पर रखी फाइलों को चेक किया। फाइलों में यूं ही खाली कागज फंसा रखे थे। टेबल के ड्रॉअर में से भी कुछ नहीं मिला। एक तरफ नजर आने वाला दरवाजा खोलकर भीतर गया तो पीछे की तरफ मकान था जो कि बिल्कुल खाली था। वानखेड़े वापस ऑफिस में आया कि तभी दरवाजा खोलकर मिसेस कपूर ने भीतर प्रवेश किया। वानखेड़े ठिठका, निगाहें मिसेस कपूर के चेहरे पर जा टिकी, जिसके चेहरे पर शोक छाई हुई थी। कंधे पर डाल रखे साड़ी के पल्लू को टाइट किया तो उभार और ज्यादा नजर आने लगे। कहिए, वानखेड़े का स्वर शांत था। लो जी, मालिकों से पूछा जा रहा है, कहिए। इन शब्दों के साथ ही मिसेस कपूर कातिल अदा के साथ मुस्कुराई। आप यहाँ की मालिक हैं? मालिक ही समझिए, बगल में ब्यूटी पार्लर है, वह मेरा ही है। मिसेस कपूर कहते हैं मुझे। एक बार सेवा का मौका तो देकर देखिए, अगले ही दिन का टाइम पहले ही बुक करा लेंगे। सेवा का मौका? वानखेड़े के होठ सिकुड़े। जी हाँ, मेरे पार्लर में आइए। मिसेस कपूर 2 कदम आगे आई। उसके जिस्म से उठती खुशबू वानखेड़े की सांसों से टकराई। एसी लगा है, गर्मी का तो कोई मतलब ही नहीं। केबिन में सबसे बढ़िया कंपनी का महंगा गद्दा है, लेटेंगे तो हिलते ही रहेंगे। फिर पास में मैं होंगी तो बिना हिले तो आप रह ही नहीं पाएंगे। एकदम मज़ा आ जाएगा। वहाँ होगा क्या? अभी तो मसाज ही समझिए, बाकी की बात तो केबिन में ही होगी ना। मैं बहुत बढ़िया मसाज करती हूँ, जो एक बार आए वो बार बार आए। मिसेस कपूर ने खास अदा के साथ गहरी सांस ली। फीस तो मैंने कभी अपने मुंह से मांगी ही नहीं, जो जितना खुश होता है उसी हिसाब से दे जाता है। मेरी मसाज ऐसी वैसी नहीं है, विदेशी तेल है मेरे पास, लगाओ तो फिसलता ही चला जाता है हाथ। विदेशी तेल मंगवाने का लाइसेंस है आपके पास? वानखेड़े के होठ सिकुड़े। लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, मतलब तो मसाज से है। चलिए ना केबिन में। मिसेस कपूर ने ऐसी जानलेवा आह भरी कि कोई और होता तो टांगों पर खड़ा रह पाना मुश्किल हो जाता। एकाएक वानखेड़े के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। अभी चलते हैं। वैसे आप यहाँ क्या करने आई थी? जो साहब यहाँ बैठते हैं, आज उनकी मसाज का प्रोग्राम तय था, लेकिन वह तो कई घंटों से नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा ही हुआ, वरना आपका नंबर नहीं लग पाता। क्या नाम है उनका, जो साहब यहाँ बैठते हैं? मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ कि नाम पूछती फिरूं। मसाज की और काम खत्म। चलिए भी, मैं आपको बहुत बढ़िया मसाज करूंगी कि रात को ऐसी नींद आएगी कि 2 दिन बाद ही आँख खुलेगी। मजा ही मजा। वानखेड़े की आंखों में सख्ती के भाव उभरे। पढ़ना जानती हैं आप? पढ़ना? मैं तो आपसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। वानखेड़े ने अपना कार्ड निकाला और उसकी आंखों के सामने कर दिया। कार्ड पर नज़र पड़ते ही वह हड़बड़ाई, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोली, ओह, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप पुलिस वाले हैं? अब तो आपकी मसाज फ्री। आप जनता की सेवा करते हैं, थक जाते होंगे। आपकी सेवा करना भी तो जनता का ही फर्ज है। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। वो सामने बैंक देख रही हो, सड़क के उस पार? हाँ, सुना है नोटों से भरी बैंक वैन ले भागे हैं कुछ लोग। कितने मज़े आ रहे होंगे उनको। नोटों के बदले गड्डियाँ गिन रहे होंगे, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। काश उन्हें मेरे पार्लर का पता होता तो मसाज कराने आते। हर बार एक गड्डी तो दे ही जाते। उस बैंक की नोटों से भरी वैन को जिन लोगों ने लूटा है, वानखेड़े उसे घूरता हुआ बोला, वह लोग यहीं इसी ऑफिस में बैठते थे। मिसेस कपूर ने वानखेड़े को अजीब सी निगाहों से देखा। यह क्या कह रहे हैं आप? जो आपने सुना है। यहाँ पर जिसको भी आपने देखा है, उनका हुलिया बयान कीजिए। मिसेस कपूर ने जगमोहन और सोहनलाल का हुलिया बताया। वानखेड़े मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। कोई और जो यहाँ आता जाता रहा हो? एक आदमी को देखा था।
उसका हुलिया? मिसेस कपूर ने देवराज चौहान का हुलिया बता दिया। वानखेड़े मन ही मन कसमसा कर रह गया। देवराज चौहान ने तसल्ली से अपना जाल बिछाकर बैंक वैन पर हाथ डाला था और इस दौरान कोई उसे पहचान ना सका। आप सच कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने बैंक की नोटों से भरी वैन लूटी है? मिसेस कपूर ने पूछा। हाँ, कहने के साथ ही वानखेड़े बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुनिए। वानखेड़े ने ठिठक कर उसे देखा। आपके पास 500 रुपये होंगे? क्यों? जरूरत है, कल सुबह आपको दे दूंगी। नहीं है, वानखेड़े ने कड़वे स्वर में कहा। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कहने के साथ ही आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मिसेस कपूर फौरन आगे बढ़ी और बाहर निकलकर वहीं खड़ी सड़क पार नजर आने वाली बैंक को देखने लगी। रह रहकर आंखों के सामने देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल के चेहरे नाच रहे थे, लेकिन उसका मस्तिष्क बहुत तेजी से दौड़ रहा था। रात हो गई, लेकिन वानखेड़े को आगे बढ़ने का रास्ता ना मिला। प्रॉपर्टी डीलर वाली वह जगह उसके कहने पर सील कर दी गई थी। बख्तरबंद के बारे में छानबीन जारी थी। मिली दोनों लाशों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वानखेड़े का ख्याल था कि वैन का ड्राइवर विलायती राम और गनमैन सुखराम वैन के साथ रात तक अवश्य वापस लौट आएंगे, लेकिन वह नहीं लौटे थे। वानखेड़े को अब विश्वास होने लगा था कि वैन सहित वह लोग देवराज चौहान के या फिर उन लोगों के हाथों में पड़ गए हैं जो देवराज पर निगाह रखते हुए वैन पर हाथ डालने की फिराक में थे। बख्तरबंद के पास मिली लाशों के बारे में ठीक तरह से तभी जाना जा सकता था जब इन लोगों में से कोई मिले, पूछताछ हो। आखिर वानखेड़े ने विलायती राम और सुखराम के घर का चक्कर लगाने की सोची। शायद उनके बारे में कोई खबर मिले। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से तो कोई फायदा नहीं था। सुखराम का घर पहले पड़ता था। वानखेड़े वहां पहुंचा। घर बंद था, बाहर ताला लटक रहा था। वानखेड़े ने पड़ोस के घर से पूछताछ की। कहिए। पड़ोसी ने दरवाजा खोलने पर वानखेड़े को सामने पाया। आपके पड़ोस में सुखराम? हद हो गई जनाब, दिन भर पुलिस वाले आते रहते, सुखराम के बारे में पूछते रहते हैं, उसका ताला देखकर मेरे पास आ जाते हैं, उसने उखड़े स्वर में कहा। 6 महीने में पहली बार छुट्टी मिली है और दरवाजे की खटखटाहट सुनकर दिमाग खराब हो चुका है। वानखेड़े मुस्कुराया। मैं भी पुलिस वाला हूं। भगवान के लिए साहब, रात का वक्त तो देख लेते। वैसे भी सुखराम तो घर पे है नहीं। सुना तो यही है कि वह बैंक वैन में था और कुछ लोग वैन के साथ उसे ही ले उड़े हैं। हाँ, सुखराम के घर और कौन कौन है? वानखेड़े ने पूछा। वह और उसकी बीवी, 2 ही है। बीवी कहाँ है इस वक्त? वह बेचारी तो अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी गिन रही है, उसने दुख भरे स्वर में कहा। उसे कैंसर है। सुखराम था तो उसकी देखभाल हो रही थी। अब उसे कौन बताए कि सुखराम कहाँ है? सुखराम का कोई रिश्तेदार? मैं नहीं जानता, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सुखराम की पत्नी कौन से हॉस्पिटल में है? उसने बताया। वानखेड़े हॉस्पिटल पहुंचकर सुखराम की पत्नी से मिला। अस्पताल के बाहर से ही उसने फल ले लिए थे। वानखेड़े ने फ्रूट देते हुए नमस्कार किया। आप कौन हैं? मैं सुखराम का दोस्त हूं। वो नहीं आए? सुखराम को जरूरी काम था। मैं समझ गई। वो क्या काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रुपये पैसों का इंतजाम कर रहे होंगे। रुपये पैसों का इंतजाम? हाँ, मेरी बीमारी पर कई लाख रुपए लगने हैं। अब हमारे पास इतना पैसा कहाँ? कल रात को जाते वक्त कह गए थे कि 1-2 दिन में ना लौटूं तो चिंता ना करे, जब आऊँगा तो पैसे लेकर आऊँगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मेरी बीमारी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए जाने कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। वानखेड़े के मस्तिष्क में धमाके फूटने लगे। सुखराम ने बताया था कि वह पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? वानखेड़े ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरी बीमारी को लेकर वह पहले से ही परेशान थे, ठीक से खाते पीते भी नहीं। कुछ और बातों के पश्चात वानखेड़े हॉस्पिटल से बाहर आ गया, लेकिन अब वह अपने जिस्म में चुस्ती सी महसूस कर रहा था। सुखराम अपनी पत्नी से कहकर गया था कि वह पैसों का इंतजाम करने जा रहा है
और वानखेड़े की सोचें यहीं रुक गई। सुखराम ने अपनी पत्नी को कुछ भी कहा हो, बैंक वैन तो देवराज चौहान या फिर उसके पीछे वाले लोग ले भागे हैं। वानखेड़े समझ नहीं पाया कि सुखराम को बैंक वैन के साथ जोड़े या ना जोड़े। वानखेड़े विलायती राम के घर पहुंचा। विलायती राम की बेटी ने दरवाजा खोला और जब वानखेड़े ने अपना परिचय दिया तो उसे भीतर ले जाकर बैठाया गया। विलायती राम की पत्नी वहां पहुंची। साफ नजर आ रहा था कि सब दुख और गम में डूबे हुए नजर आ रहे थे। रो रो कर उनकी आंखें भारी थी। आप लोग चिंता मत कीजिए, वानखेड़े उन्हें तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला। यह केस मेरे हाथ में है और मैं उन लोगों को अवश्य ढूंढ निकालूंगा। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। वानखेड़े के इन शब्दों के पूरे होने की देर थी कि विलायती राम की पत्नी फफक उठी। इंस्पेक्टर साहब, जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। क्या मतलब? मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। मेरे पति ने मना किया था, लेकिन अब वह भी जाने कहाँ है, किस मुसीबत में है। दरअसल कुछ दिन पहले मेरे एक बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है। अपहरण? हाँ, और मेरे लाल को छोड़ने के वह 20 लाख रुपए मांग रहा है। हम गरीब लोग हैं, वो मामूली सी नौकरी करते हैं। हमारे पास तो 1 लाख रुपया भी नहीं। वह रो पड़ी, लेकिन अचानक ही कहने लगे कि चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से 20 लाख रुपए का इंतजाम करूंगा। मैं तो समझ नहीं पाई कि वो 20 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे, और आज कुछ लोग उन्हें बैंक वैन के साथ ही उठाकर ले गए। वानखेड़े के मस्तिष्क में हवाइयां चलने लगी। इस बारे में विलायती राम ने कुछ नहीं बताया कि वह 20 लाख का इंतजाम कैसे करेगा? नहीं, मैंने पूछा तो बात टाल गए। पहले तो बेटे का गम था और अब पति की चिंता सांस नहीं लेने दे रही। वानखेड़े ने किसी तरह अपनी सोचों पर काबू पाया। आप लोग फिक्र नहीं कीजिए, वैन और आपके पति को पुलिस ढूंढ रही है। सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं आपके बेटे की तलाश भी शुरू करवा देता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इस बीच अगर विलायती राम या उसकी खबर आपको मिले तो पुलिस को जरूर इत्तला कीजिएगा। वानखेड़े उनसे इजाजत लेकर बाहर निकला और पुलिस कार में आ बैठा। उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। कई बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब कड़ियां मिलने लगी थी। वैन के गनमैन सुखराम की पत्नी को कैंसर था। इलाज के लिए उसे लाखों रुपए की जरूरत थी और वह अपनी पत्नी को कहकर गया था कि वह पैसों का इंतजाम करने जा रहा है। उधर वैन के ड्राइवर विलायती राम के बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया था और उसके बेटे को छोड़ने के लिए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और विलायती राम के पास पैसे थे नहीं। एक दिन पहले ही विलायती राम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह 20 लाख रुपए का इंतजाम करेगा और इन दोनों के हवाले बैंक की वह वैन थी जो नोटों से लबालब भरी हुई थी। अब दो ही बातें सामने थी। पहली तो यह कि देवराज चौहान ने इन दोनों को पैसे का लालच देकर डकैती में शामिल कर लिया हो और इस वक्त यह दोनों वैन के साथ देवराज चौहान के साथ हो, या फिर इन दोनों ने मिलकर बैंक वैन को गायब कर देने की योजना बनाई हो और इत्तेफाक से उसी वक्त देवराज चौहान का बीच में दखल हो गया हो। कोई और लोग भी बीच में आ गए। बीच में क्या हुआ उसे नहीं मालूम, लेकिन किसी तरह उस बख्तरबंद का दरवाजा खुल गया और सुखराम और विलायती राम वैन लेकर भाग निकले। वानखेड़े को पूरा विश्वास था कि इन दोनों थ्योरी में से एक थ्योरी सही है और दोनों ही स्थिति में सुखराम और विलायती राम बैंक वैन के साथ वापस नहीं लौटने वाले। जब लौटेंगे तो यही ड्रामा करेंगे कि कुछ लोगों ने वैन के साथ उनका अपहरण किया। उनके चेहरों पर कपड़े थे, उन्हें पहचान नहीं पाए, फिर मौका मिलने पर भाग खड़े हुए। जहां से भागे उस जगह की वह पहचान नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त वे घबराए हुए थे और तब रात भी बहुत गहरी थी। यानी कि वापसी पर ऐसी ही कोई कहानी सुखराम और विलायती राम सुनाएंगे। वानखेड़े को महसूस हुआ कि उसे अपने काम की रफ्तार तेज करनी होगी। जैसे भी हो, सबसे पहले उसे सुखराम और विलायती राम, बैंक वैन या फिर देवराज चौहान में से किसी एक की तलाश करना होगा। एक के हाथ में आ जाने से आगे की कड़ियां खुलती चली जाएंगी। कहाँ से करे बैंक वैन की तलाश? वहीं से जहां बख्तरबंद खड़ा था, जहां से बैंक वैन भाग निकली थी। होठ पीछे वानखेड़े ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। इस वक्त रात थी, वैन की जानकारी मिलनी संभव नहीं थी। वानखेड़े ने मन ही मन फैसला किया कि दिन निकलने पर वह बैंक वैन की तलाश में लग जाएगा। किसी न किसी ने तो देखी होगी बैंक वैन।
सूरज कपूर की आंखें रात भर न सो पाने से सुर्ख सी प्रतीत हो रही थी। बैंक वैन को उड़ा ले जाने के दौरान उसने हर संभव कोशिश की थी कि वह देवराज चौहान जगमोहन पर नजर रख सके, वह नजरों से ओझल ना हो, और वह सफल भी रहा। उसने सब कुछ देखा कि देवराज चौहान जगमोहन ने वैन पर किस तरह हाथ डाला। चोरी की कार में सूरज उन लोगों की परछाई बना रहा। इस वक्त दिन का उजाला फैल रहा था। सूरज कपूर रात भर से उस जगह पर नजर रखे हुए था जहां देवराज चौहान और जगमोहन थे। रीमा भी उसके साथ थी, परंतु वह कुछ दूर पर मौजूद पार्क में 3-4 घंटे की नींद ले चुकी थी। सुबह का उजाला फैलते ही वह पास पहुंची। वह अभी तक भीतर ही है? रीमा ने पूछा। भीतर नहीं होते तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता? सूरज कपूर ने खा जाने वाले स्वर में कहा। रीमा कुछ नहीं बोली। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि दिन रात जागता रहूं। बैंक वैन के ड्राइवर और गार्ड इनसे तेज निकले। वह वैन ले जा चुके हैं, वह पैसा बैंक पहुंच चुका होगा, सूरज ने कहा। कल शाम 8 बजे तक तो वह वैन वापस नहीं पहुंची थी। रीमा कपूर सोच भरे स्वर में कह उठी। मुझे तो साफ साफ गड़बड़ नजर आ रही है। क्या गड़बड़? कहीं वैन ड्राइवर और गार्ड ही वैन को ना ले भागे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैंक जाकर आज फिर खबर लूंगी कि वह वैन वापस आई कि नहीं। वैसे भी जहां तक मेरा ख्याल है नहीं आई होगी। तू ख्याल ख्याल ही करती रहना, सूरज कुड़कर बोला। डार्लिंग, रीमा कपूर मीठे स्वर में कह उठी। क्यों नाराज होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तेरे को मैंने चाटना है क्या? 1 मिनट के लिए भी रात को नहीं सोया और तू नींद मार कर कह रही है कि मेरे साथ है। लानत है ऐसे साथ पर। मैं घर जा रहा हूँ। अभी नहीं, कम से कम अगले 2 दिन तक इन लोगों पर नजर रखनी है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, वह इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं। इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि वैन में पड़ी करोड़ों की दौलत उनके हाथ लग जाए, और वह जो करते हैं उस पर हमें नजर रखनी है। क्या पागलों वाली बातें कर रही? तुम जाकर उस पार्क में 2-3 घंटे की नींद ले लो, तब मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। इस जगह पर मैं नजर रखती हूँ, रीमा कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। पड़ी रहे यहाँ, मुझे क्या? गुस्से से कहते हुए सूरज कपूर पार्क की तरफ बढ़ गया। रात भर जागने से उसकी हालत वास्तव में खराब हो रही थी। अगले दिन का अखबार पढ़ते ही देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। कुछ देर पहले ही वह सोकर उठा था। जगमोहन चाय बनाकर एक प्याला देवराज चौहान को देकर दूसरा खुद थामे सोफे पर बैठ गया था। बैंक वैन हाथ से निकल जाने की वजह से उसका मन बेहद खराब था और अखबार की तरफ देखने का भी मन नहीं हुआ था। इसलिए उस खबर पर पहले देवराज चौहान की ही निगाह पड़ी थी। अखबार के फ्रंट पेज पर बैंक वैन डकैती का जिक्र था, जो कि अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हो सकी थी। सरगर्मी के साथ घेराबंदी किए पुलिस बैंक वैन को ढूंढ रही थी। अन्य सारे मामले का खुलासा करते हुए खाली बख्तरबंद ट्रक के मिलने का जिक्र और पास ही 2 लाशों के पड़े होने का भी जिक्र था। पुलिस का ख्याल था कि वह लाशें अपराधियों की होगी जो आपसी लड़ाई में मारे गए। देवराज चौहान के लिए काम की खबर यह थी कि बैंक वैन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी और उसके ख्याल में यह असंभव बात थी। देवराज चौहान ने न्यूज़पेपर से निगाहें उठाकर जगमोहन की ओर देखा। इसके साथ ही उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। जगमोहन की नजरें देवराज चौहान पर गई तो उसकी मुस्कान देखकर चौंका। क्या हुआ? जगमोहन के होठों से निकला। तुम्हारे काम की खबर है क्या? देवराज चौहान के होठों पर अभी तक रहस्यमयी मुस्कान उभरी हुई थी। बैंक वैन पुलिस के हाथ नहीं लगी। क्या? जगमोहन जोर से चौंका। देवराज चौहान ने अखबार एक तरफ रखकर सिगरेट सुलगाई। चाय तो पहले ही समाप्त कर चुका था। तुम कह रहे हो कि बख्तरबंद ट्रक से निकलकर बैंक वैन जाने कहाँ चली गई? गायब हो गई? पुलिस के पास नहीं पहुंची? अभी तक वैन लापता है, इसकी कोई खबर नहीं? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। यह कैसे हो सकता है? जगमोहन के होठों से निकला और फौरन आगे बढ़कर अखबार उठाया और देखने लगा। बैंक वैन से वास्ता रखती सारी की सारी खबर पढ़कर ही उसने सांस ली। अखबार से जब उसने नजरें उठाई तो आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। इसका मतलब बैंक वैन कोई और ले उड़ा? जगमोहन के होठों से निकला। नहीं, देवराज चौहान ने कश लेकर गंभीर स्वर में कहा। बैंक वैन के बारे में जो जानकारी हमारे पास है उसे सामने रखते हुए मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि उस वैन पर आनन फानन कब्जा नहीं किया जा सकता। उसे ले जाना तो दूर की बात है। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। तो फिर वैन कहाँ गई? कौन ले गया उसे? कोई नहीं ले गया उसे, देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा।
सिर्फ यही तस्वीर सामने आती है कि वैन ड्राइवर ही वैन को भगा ले गया है। यह नहीं हो सकता, यही हुआ है। पुलिस का भी यही ख्याल है और यह ख्याल ठीक है, क्योंकि अखबार के मुताबिक वैन ड्राइवर ने वैन में बैठे बैंक कर्मचारी को बहाने से नीचे उतारा और उसे छोड़कर ही वैन भगा ले गया। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। तुम्हारा मतलब कि वैन ड्राइवर विलायती राम ने मौके का फ़ायदा उठाया? अगर यह बात है तो वैन में मौजूद गनमैन सुखराम तो खामोश नहीं बैठेगा। हो सकता है वह भी इस काम में उसके साथ हो, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रह गया। जो भी हो, तुम्हें यह खबर तो पसंद आई होगी, देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी, आंखों में तीव्र चमक भरी थी। हाँ, मैंने तो सोचा था कि मामला खत्म हो गया, हम खाली हाथ रह गए, लेकिन बात अभी तक वहीं की वहीं है। करोड़ों की दौलत वाली वैन पुलिस के हाथ नहीं लगी। ऐसे में वह जहां भी है, दिक्कतों का सामना करते हुए हम नोटों वाली वैन तक पहुंच सकते हैं। अगर वह वैन पुलिस के हाथ नहीं लगी तो हम उसे फिर से खोज सकते हैं। कहते हुए देवराज चौहान के शब्दों में दृढ़ता आ गई थी। लेकिन यह काम हमें फौरन ही करना होगा। देर हो जाने से वह लोग वैन में मौजूद दौलत को इधर उधर कर सकते हैं। फौरन क्या? जगमोहन अखबार को एक तरफ रखता हुआ वो बोला। करोड़ों की दौलत से भरी वैन को ढूंढने का काम हम अभी से शुरू कर देते हैं। यह काम भी किसी करोड़ों की डकैती डालने से कम नहीं है। बत्तीलाल और केसर सिंह की लाशों का पंचनामा हो चुका था। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने होठ सिकोड़कर बख्तरबंद ट्रक को देखा, जिसका आगे का टायर गोली लगने से फटा पड़ा था। वह कुछ झुका सा लग रहा था। बख्तरबंद ट्रक के पीछे का चौड़ा दरवाजा खुला हुआ जमीन को छू रहा था। भीतर से वह डिब्बे की तरह खाली लग रहा था। इसी में बंद नोटों से भरी बैंक की बख्तरबंद वैन भाग निकली थी, जिसमें उस वक्त ड्राइवर विलायती राम और गनमैन सुखराम थे। उसे विश्वास था कि बख्तरबंद की कैद से आज़ाद होकर वह दोनों वैन सहित पुलिस के पास पहुंचेंगे, परंतु अभी तक वह नहीं पहुंचे थे। वानखेड़े उलझन में था कि जिस नोटों से भरी वैन को देवराज चौहान ले जाना चाहता था, उस वैन को विलायती राम सुखराम कहाँ ले गए? वैन को तलाश करना परम आवश्यक है। वानखेड़े पुलिस कार की तरफ बढ़ा, जो सामने सड़क के किनारे खड़ी थी। वह पुलिस कार अवश्य थी, परंतु देखने में सामान्य कार ही लग रही थी। भीतर बैठकर कार स्टार्ट करते हुए उसने पेड़ों के बीच खड़े बख्तरबंद पर नजर मारी, फिर कार आगे बढ़ा दी। वानखेड़े उसी बैंक में पहुंचा जिस बैंक की वैन गायब हुई थी। वह बैंक मैनेजर से मिला। वैन का, सुखराम का, विलायती राम का कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? बैंक मैनेजर उसे देखते ही बोला। नहीं, उनकी तलाश जारी है, वानखेड़े बैठते हुए बोला। वैन के ड्राइवर और गनमैन की कोई तस्वीर होगी आपके पास? तस्वीर नहीं, मैनेजर ने सिर हिलाया। हमारे पास इस वक्त तो उनकी कोई। कहते कहते वह ठिठका, फिर सिर हिलाकर कह उठा, ग्रुप फोटोग्राफ्स है, उसमें वह दोनों है। वही दिखा दीजिए, मैंने उनके चेहरे देखने हैं। मैनेजर ने इंटरकॉम पर किसी को वह तस्वीर लाने को कहा। आपका क्या ख्याल है, सुखराम और विलायती राम वैन को ले भागे हैं? मैनेजर ने पूछा। अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन आप लोग किसी नतीजे पर तो पहुंचे होंगे। बोला तो अभी विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। वानखेड़े ने बैंक मैनेजर को देखा। वैन को पहले देवराज चौहान नाम के शख्स ने उड़ाया था, लेकिन जाने कैसे वैन उस वक्त तो हमारे हाथ से निकल गई। उसके बाद की कोई खबर हमारे पास नहीं है। हो सकता है वैन फिर देवराज चौहान के हाथ लग गई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैन को विलायती राम और सुखराम ले भागे हैं। लेकिन, बैंक मैनेजर ने बेचैनी से पहलू बदला, वह दोनों तो भरोसे के आदमी हैं। भरोसे के आदमी आसानी से गद्दारी कर जाते हैं। बाहर वाला को तो ऐसा काम करने में मेहनत लगती है। बैंक मैनेजर कुछ न कह सका। विलायती राम और सुखराम में से किसी को पैसों की जरूरत थी? वानखेड़े ने पूछा। सुखराम की बीवी की तबीयत बहुत खराब है, वह अस्पताल में है, शायद कैंसर वगैरह है। वह कई लाखों के लिए मुझसे पूछ रहा था कि बैंक से मिल सकते हैं क्या, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि इतनी बड़ी रकम बैंक से नहीं मिल सकती। और विलायती राम, उसने तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि उसे पैसों की जरूरत हो। एक व्यक्ति फ्रेम में लगी तस्वीर लेकर आया। मैनेजर ने तस्वीर वानखेड़े को दिखाई और बताया कि तस्वीर में विलायती राम और सुखराम कौन से हैं। बैंक के किसी फंक्शन के दौरान ही बैंक कर्मचारियों की ग्रुप फोटोग्राफ ली गई थी। यह विलायती राम और सुखराम के चेहरों को अच्छी तरह पहचानने के बाद वानखेड़े उठ खड़ा हुआ।
इंस्पेक्टर वानखेड़े वापस उसी सुनसान टूटी फूटी सड़क पर पहुंचा जहां बख्तरबंद मौजूद था। बैंक के अकाउंटेंट अरोड़ा के मुताबिक बैंक वैन बख्तरबंद से निकलकर उस तरफ गई थी। वानखेड़े ने वहीं से अपनी भागदौड़ शुरू की और कार आगे बढ़ा दी। करीब 2 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ जंगल जैसी ही जगह थी। फिर खुली सड़क आ गई। सामने ट्रैफिक आ जा रहा था और सड़क के किनारे पर पान का खोखा लगा हुआ था। वानखेड़े ने कार रोकी और सोच भरे अंदाज में नजरें दौड़ाने लगा। फिर उसने कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और पान के खोखे वाले के पास जा पहुंचा। वो 50 बरस का व्यक्ति था जिसके मुंह में हर पल पान दबा रहता था। उसके होंठ और दांत इसी तरफ इशारा कर रहे थे। चूंकि चलती सड़क पर उसकी दुकान थी, इसलिए आने जाने वालों का उसकी दुकान पर रुकना लाजिमी था, परंतु इस वक्त वहां कोई नहीं था। वानखेड़े को पास आता देखकर वह क्या उठा, क्या चलेगा साहब, सिगरेट पान? सिगरेट। वानखेड़े आसपास देखते हुए बोला, विल्स का पैकेट। पैकेट लेकर वानखेड़े ने पैसे दिए और सिगरेट सुलगाई। तुम हर रोज यहाँ होते हो? वानखेड़े ने पूछा। मैं जा भी कहाँ सकता हूँ, वह मुस्कुराया। 20 साल पहले प्रतापगढ़ से कुछ करने निकला था। यहाँ पर ऐसा आया कि फिर वापस जाने का वक्त ही नहीं मिला। शादी कराने तो गए होंगे प्रतापगढ़? हाँ, ब्याह कराने तो गया था। यूँ तो प्रतापगढ़ आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन वहाँ से निकले इतने बरस हो गए कि अब तो दिल्ली ही अपने लगने लगी है। तुम कल भी यहाँ थे? जी हाँ, सारा दिन। बिल्कुल सारा दिन, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? कल 12 बजे के बाद एक हरे रंग की वैन यहाँ से, वो ससुरी गाड़ी। वानखेड़े की बात काटकर वह बीच में ही बोल पड़ा, वह तो अभी 10 दिन और हमें याद रहेगी। अब पागल था उसका ड्राइवर, इतनी तेजी से आया था कि हमारे खोखे को टक्कर मारते मारते रह गया और खोखे के साथ हम भी उड़ गए होते। वो तो भगवान ने वैन चलाने वाले को वक्त पर अक्ल दे दी, नहीं तो आज हमारी मुलाकात ही कहाँ हो पाती। वानखेड़े की निगाह पान वाले पर जा टिकी। यह कितने बजे की बात होगी? वही 12-1 बजे की। तुमने वैन चलाने वाले को देखा था कि वह देखने में कैसा लगता था? वानखेड़े ने पूछा। अब क्या बात करते हो साहब, वैन तो हमारे ऊपर चढ़ी आ रही थी। ऐसे में वैन चलाने वाले को कहाँ से देखते भला? तब तो अपनी ही कांप रही थी। वैन किसी पहाड़ की तरह नजर आ रही थी जो मुझ पर गिरने वाली थी। वानखेड़े ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। यहां से वैन किस तरफ गई? उधर, उस सड़क पर। उसका ड्राइवर पागल था, तूफान की तरह दौड़ा रहा था, पान वाले ने तीखे स्वर में कहा। वानखेड़े ने उस सड़क पर नजर मारी जिस तरफ पान वाले ने इशारा किया था। लेकिन बात क्या है साहब? पान वाले ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, कहकर वानखेड़े आगे बढ़ा, कार में बैठा, स्टार्ट की और आगे बढ़ाते हुए कार को उसी सड़क पर डाल दिया जिस पर वैन गई थी। वानखेड़े महसूस कर रहा था कि इस तरह वैन का पता लगाना कठिन काम है। क्या मालूम आगे किसी की निगाहों में वैन आई हो या नहीं। जो भी हो, वैन तक पहुंचने की कोशिश तो जारी रखनी थी। जगमोहन ने कार रोकी तो देवराज चौहान कार से निकलकर उसी पान के खोखे के पास पहुंचा। तब 2 ग्राहक वहां थे। उन्हें निपटाकर पान वाले ने उसे देखा। अब कहिए साहब, क्या दूं, पान सिगरेट? कल यहां से करीब 12-1 के बीच एक वैन निकली थी, देवराज चौहान ने पूछा। तुमने देखा था उसे? पान वाले ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। क्या बात है साहब? क्यों? देवराज चौहान की निगाहें उस पर टिकी। आज सब उसी वैन को पूछ रहा है। सब? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। कौन पूछ रहा था तुमसे वैन के बारे में? नाम तो उसका नहीं पता, जैसा कि आपका नहीं पता, पान वाले ने दिलचस्पी भरे अंदाज में कहा। लेकिन वह जनाब 10 मिनट पहले ही यहाँ से गए हैं। वह कोई खास वैन थी साहब। उस व्यक्ति का हुलिया बताओगे जो तुमसे वैन के बारे में पूछ रहा था? देवराज चौहान बोला। पान वाले ने हुलिया बताया। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। वानखेड़े, मस्तिष्क में यही नाम आया। आप जानते हैं इस हुलिया वाले को साहब? पान वाले ने पूछा। नहीं। देवराज चौहान बात खत्म करने वाले अंदाज में बोला। तुमने वैन देखी थी? हाँ, वो इधर से आई थी और उसने उंगली की सड़क पर चली गई थी। हमसे पहले तुमसे जिसने वैन के बारे में पूछा था उसे भी यही बताया कि? बताया क्या साहब, जब वैन गई ही इधर से तो इधर ही बताऊंगा। जवाब में देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा।
वो वैन कुछ खास है साहब? फिर बताऊंगा। फिर कब? आप अभी तो आप जा रहे हैं। दोबारा आऊँगा। वहाँ से हटकर देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ा। वैन के बारे में बताने? पीछे से पान वाले ने उच्च स्वर में पूछा। हाँ, देवराज चौहान ने बिना पीछे देखे कहा और कार में जा बैठा। जगमोहन ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। उस सड़क पर आगे चलो। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। इस मामले में वानखेड़े भी आ गया है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। वानखेड़े? जगमोहन चौंका। हाँ, हमसे 10 मिनट पहले ही वानखेड़े खोखे वाले से वैन के बारे में पूछकर आगे गया है। उसे भी वैन की तलाश है। कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। इस मामले में वानखेड़े का आ जाना गलत हो गया। वह कभी भी हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। वह हमारे लिए तभी दिक्कत बनेगा जब हम और वह वैन तक पहुंच जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि वह और हम वैन तक पहुंचे। कोई एक भटक सकता है और दूसरा वैन तक पहुंच सकता है। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वानखेड़े जान चुका होगा कि इस मामले में हम हैं? जगमोहन ने पूछा। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कार को धीमी करो, यहाँ भरी पूरी मार्केट है। वैन के बारे में पूछते हुए जानकारी हासिल करते हुए आगे बढ़ना है। कोई तो होगा जिसे अभी वैन याद होगी। कार किसी ऐसे के पास रोकना जो हर रोज एक ही जगह खड़ा होने वाला इंसान हो, खोमचे वगैरह वाले के पास। सुखराम वैन के पीछे वाले हिस्से से निकलकर अब आगे विलायती राम की बगल में आ बैठा था। गन को उसने पांवों के पास फुटबोर्ड पर रख लिया था। अब तो कोई खतरा नहीं पकड़ जाने का। विलायती राम क्या उठा। चिंता मत कर। सुखराम विजयी अंदाज में मुस्कुराया। शहर बहुत पीछे रह गया है। हम बहुत आगे आ चुके हैं। कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता और ना ही पता कर सकता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन अब होगा क्या? हम करेंगे क्या? हमारा परिवार तो शहर में है। हमें वापस मेरे होते हुए फिक्र मत कर विलायती। सुखराम ने हाथ में थाम रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का आखिरी घूंट भरा और खाली बोतल बाहर उछाल दी। सारा मामला फिट कर दूंगा। कुछ दिन आराम से रहकर वैन में मौजूद करोड़ों रुपये को ठिकाने लगाकर वैन को तबाह करके अपने कपड़े फाड़कर बुरी हालत बनाकर शहर में चले जाएंगे। तब पुलिस को क्या कहेंगे? घबरा मत विलायती, ठंडे दिमाग से काम ले। अब तक पुलिस को यह तो मालूम हो ही गया होगा कि कुछ लोगों ने वैन को बख्तरबंद में धकेल कर वैन उड़ा ले जाने की कोशिश की। हाँ, और अरोड़ा से यह भी पता लग गया होगा कि हम वैन को बख्तरबंद के भीतर से बचाकर निकल भागे। हाँ, और अब पुलिस भी यही सोच रही होगी कि वैन को हम ले भागे हैं। पुलिस की छोड़ कि वह क्या सोचती है, मेरी सुन। सुखराम हाथ हिलाकर बोला। यह सबको मालूम है कि हम वैन को ले भागे। हमारे ऊपर वैन की जिम्मेदारी है। वैन में मौजूद नोटों के हम रखवाले हैं। ऐसे में वैन को बचाने की कोशिश में हम वैन को भगाएंगे ही, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि तब हम वैन लूटने वालों के हाथों से तो बच निकले। परंतु 10 मिनट उपरांत ही उन लोगों ने हमें वैन सहित धर लिया, हमें पकड़ लिया। उसके बाद हमें बेहोश कर दिया। होश आया तो हम एक कमरे में बंद थे। 2 आदमी अपने चेहरे ढांपे कमरे के बाहर हमारी पहरेदारी पर थे। उनके पास रिवॉल्वर थे। हम बचाव में कुछ नहीं कर सकते थे, भाग ही नहीं सकते थे। और फिर कुछ दिन बाद हमें बेहोश कर दिया गया। होश आया तो हमने खुद को एक पार्क में पाया। उसके बाद हम सीधे पुलिस के पास आ गए। समझा? इस बात पर पुलिस फौरन विश्वास कर लेगी? फौरन तो नहीं, धीरे धीरे करेगी। पहले तो पुलिस हमारी बात को झूठ मानकर हमें कुरे देगी। कई तरह से कोशिश करेगी कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सच कह दें, लेकिन हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। आखिरकार थक हार कर हमारी बात मानते हुए पुलिस को हम पर विश्वास करना ही पड़ेगा। विलायती राम ने सिर हिलाया। वैन तेजी से दौड़ी चली जा रही थी। यह भी ठीक है, शेव मत करना, ताकि जब हम पुलिस के पास पहुंचे तो हमारी हालत खस्ता ही नजर आए। विलायती राम ने सहमति में सिर हिलाया, फिर क्या उठा। अब मेरा बेटा बच जाएगा। जिसने मेरे बेटे का अपहरण किया है उसे 20 लाख की फिरौती देकर छुड़ा लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। पल भर ठिठक कर विलायती राम ने कहा। लेकिन सुखराम, वैन में करोड़ों की दौलत है। इतनी दौलत का हम करेंगे क्या? सुखराम हंसा। ऐश करेंगे, मौज करेंगे। जिंदगी के जो अरमान अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करेंगे। विलायती राम ने कुछ नहीं कहा। वापस जाकर पहले की तरफ बैंक की नौकरी करने लगेंगे। कम से कम साल भर तो करनी ही पड़ेगी, ताकि वैन डकैती का ख्याल सबके दिमाग से निकल जाए।
फिर बहाना बनाकर नौकरी छोड़ देंगे और अपने अपने हिस्से का करोड़ों का माल लेकर कहीं दूर दूसरे शहर में जाकर बस जाएंगे। सुखराम ने अपनी योजना को शब्द देते हुए कहा। मेरा तो दिल धड़क रहा है। विलायती राम ने गहरी सांस ली। उसे काबू में रख, खुद को ऐसा बना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहां तो खास हंगामा हुआ पड़ा होगा वैन के गायब होने की सुनकर। वहां की मत सोच, हम तो वैन लूटने वालों की कैद में हैं। सुखराम हंसा। हमें क्या मालूम कि वहां क्या हो रहा है। हमें तो अपनी जान के लाले पड़े हैं, हम तो उसके लिए फिक्रमंद हैं। विलायती राम के होठों पर भी मुस्कान उभर आई। अब तू अपनी बीवी का क्या करेगा? बीवी का? जो अस्पताल में दाखिल है, अगर उसका इलाज ना हुआ तो उसकी जान जा सकती है। सुखराम ने चोर निगाहों से विलायती राम को देखा। तेरे को बता ही चुका हूं कि अब मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं रही, परंतु पास में करोड़ों रुपया होने की वजह से उसकी बीमारी पर 10-20 लाख रुपया खर्च करने में क्या हर्ज है? उसकी बहन मतलब कि अपनी साली को पैसा देकर उसके इलाज के लिए रवाना कर दूंगा, वह कराती रहेगी उसका इलाज। सुखराम ने लापरवाही से सिर हिलाकर कहा। यह तूने ठीक सोचा, उसकी जान बच जाएगी। सुखराम ने बीड़ी सुलगा ली। वह कौन लोग होंगे जो ठीक मौके पर वैन लूटने आ पहुंचे? जो भी हो, हमें उनसे क्या। उस वक्त एक बारगी तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे जब उन्होंने वैन को कारों से घेर कर जबरदस्ती आगे जा रहे बख्तरबंद में ट्रक में पहुंचा दिया। मैं तो समझा था कि वैन भगा ले जाने का हमारा प्लान तो फेल हो गया, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ दिया और हम उनकी कैद में पहुंचकर भी आज़ाद हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? सुखराम बोला। बख्तरबंद का दरवाज़ा कैसे खुल गया कि हमें भागने का मौका मिल गया? मेरे ख्याल से ऐसा बख्तरबंद ट्रक के ड्राइवर की गलती से हुआ है। अनजाने में उसका हाथ उस स्विच पर जा पड़ा होगा जिससे बख्तरबंद का दरवाज़ा खुलता है। इससे पहले कि उसे अपनी गलती का एहसास होता, मैंने वैन को स्टार्ट करके बख्तरबंद ट्रक से बाहर दौड़ा लिया। बाद में तो उसने अपना माथा पीट लिया होगा। विलायती राम के होठों पर मुस्कान फैल गई। वैन पर हाथ डालने की उन लोगों ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी। सुखराम मुस्कुरा कर रह गया। अभी कितनी दूर जाना है? विलायती राम ने एकाएक पूछा। आधा घंटा और। आने वाले मोड़ से बाई तरफ वैन को ले लेना, सुखराम ने कहा। तुम्हारी साली का आदमी करता क्या है? पेट्रोल पंप है, आसपास के गांवों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां वगैरह उसके यहाँ ही से पेट्रोल डीजल लेते हैं, क्योंकि दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आते जाते लोग भी वहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल पंप के पास से ही शुरू होकर दूर दूर तक फैले उसके खेत हैं। पूरा का पूरा फार्म हाउस है। उसमें 4 कमरों का घर बना रखा है। घर के आगे पीछे खुली जगह है। अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी उसका हाथ तंग रहता है। क्यों? मालूम नहीं। आते नोटों को वह कहाँ फेंक आता है। सुखराम ने लापरवाही से कहा। वैन तेजी से दौड़ी जा रही थी। वह नेशनल हाईवे था जिस पर पेट्रोल पंप था। एक पेट्रोल की मशीन नजर आ रही थी, दूसरी डीजल की। एक तरफ टायरों में हवा भरने का इंतजाम था। करीब 500 गज के घेरे में 4 दीवारी की हुई थी। उसी में एक कमरा बना था। उस कमरे में शीशे का दरवाजा था, जहां से बाहर का सारा नजारा स्पष्ट नजर आता था। एक निगाह देखने पर पेट्रोल पंप उजड़ा उजड़ा सा नजर आता था। स्पष्ट था कि वह खास नहीं चलता था। पेट्रोल डीजल के लिए इक्के दुक्के वाहन ही वहां रुकते थे। वैसे पेट्रोल पंप की दुकानदारी आसपास के गांवों से ही थी। यहाँ से दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। गांव वालों को अपने ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों में तेल के लिए यहीं आना पड़ता था। पेट्रोल पंप की 4 दीवारी के पीछे दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे थे और काफी आगे जाकर खेतों के बीच एक बंगला बना नजर आ रहा था। कुल मिलाकर यह फार्म हाउस था। इस पेट्रोल पंप और फार्म हाउस का मालिक था विक्रम शर्मा, 38 वर्षीय विक्रम शर्मा। 8 बरस पहले 24 वर्षीय दीपा से उसकी शादी हुई थी। तब उसकी हैसियत बेहद मामूली थी। कहीं पर छोटी सी दुकान लगाता था। 2 साल बाद ही उसके पास जाने कहाँ से पैसा आ गया कि यहाँ पर उसने ढेर सारी जमीन खरीद ली, फार्म हाउस बना लिया। उसके 3 बरस बाद पेट्रोल पंप का लाइसेंस ले लिया। पास में अपनी एक जीप और कार थी। एकाएक विक्रम शर्मा के पास पैसा कहाँ से आया कोई नहीं जानता था। उसकी पत्नी दीपा ने इस बात को कई बार पूछा, परंतु इस बारे में विक्रम शर्मा ने कभी सीधे मुंह जवाब नहीं दिया। खैर, अब तो यह बात 8 बरस पुरानी हो गई थी, लेकिन यह तो जाहिर था कि एकदम इतना पैसा कभी भी सीधे रास्ते से नहीं आता। दुकानदारी से फार्म हाउस का मालिक शराफत से तो नहीं बना जा सकता।
पैसा हथियाने के लिए विक्रम शर्मा ने कहाँ पर क्या वारदात की थी, इस बात की हवा भी किसी को न लग सकी थी। बहरहाल इस वक्त विक्रम शर्मा की जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे। तूफानी गति से आती विक्रम शर्मा की जीप पेट्रोल पंप के कैबिन के पास जाकर रुकी। उसने इंजन बंद किया और छलांग मारने वाले अंदाज में नीचे उतरा। एक ही निगाह में हर तरफ देखा, फिर कमरे की तरफ बढ़ गया। 6 फीट लंबा, चौड़े कंधे, होठों पर छोटी छोटी मूछें। उसके हाव भाव में चुस्ती नजर आ रही थी। चेहरे पर जैसे उखड़ेपन के भाव स्थायी ही रहते थे। बदन पर जींस की पैंट और ऊपर कमीज थी जिसके बटन पेट तक खुले नजर आ रहे थे। कमरे में एक टेबल के अलावा 3 कुर्सियां थी। विक्रम शर्मा टेबल के पीछे मौजूद अपनी कुर्सी पर जा बैठा। वहां की सफाई वगैरह कुछ खास नहीं थी। दीवार पर बीते साल का कैलेंडर जैसे खूंटे से बंधा नजर आ रहा था। विक्रम शर्मा ने सिगरेट सुलगाई। आधा मिनट ही बोरियत भरे अंदाज में वहां बैठा, फिर उठकर शीशे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकला और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, शंकर आया साहब जी। विक्रम शर्मा के कानों में मध्यम सी आवाज पड़ी तो उसके होठ सिकुड़े। आवाज बाई तरफ की 4 दीवारी के पीछे से आई थी। करीब 1 मिनट बाद ही 19-20 बरस का युवक नजर आया। उसके चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि वह मेहनत का काम करके आ रहा है और सांसें अभी भी उसकी उखड़ी हुई थी। कहाँ था? विक्रम शर्मा ने उखड़े स्वर में पूछा। वहां, शंकर ने जल्दी से 4 दीवारी के पीछे दीवार के पीछे। मेरा मतलब कि वहां क्या कर रहा था? काम कर रहा था। कैसा काम? शंकर चुप। विक्रम शर्मा आगे बढ़ा और तेज तेज कदम उठाते हुए 4 दीवारी के पास जा पहुंचा। दूसरे ही पल उसकी आंखें सिकुड़ी। सामने खेत थे और खेतों में सिर ढापे एक औरत तेजी से दूर होती जा रही थी। शंकर भी पास आ पहुंचा था। विक्रम शर्मा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। कौन है वो? मौसी, शंकर सक पकाकर बोला। मौसी? हाँ, गांव की मौसी, वो जो सारे गांव में मौसी के नाम से जानी जाती है। विक्रम शर्मा का स्वर तीखा हो गया। शंकर खामोश रहा। क्या कर रहा था तू उसके साथ दीवार के पीछे? शंकर ने जवाब नहीं दिया। बोल। वो कहानी सुना रही थी। कहानी? विक्रम शर्मा ने शब्दों को चबाया। तो कहानी सुनने का शौक पैदा हो गया तेरे को? शंकर ने सिर झुका लिया। कहानी रात को सुनते बेटे, सुबह सवेरे 8 बजे कहानी नहीं सुनते, समझा? जी, शंकर ने सिर हिला दिया। कितनी तनख्वाह लेता है मेरे से? 1500। और मौसी को कहानी सुनाने के कितने देता है? विक्रम शर्मा ने कड़वे स्वर में कहा। शंकर हिचकिचाया। बोल। 500। उल्लू के पट्टे, विक्रम शर्मा ने उसे घूरा। वो महीने में 20 को कहानी सुनाती है, कभी दीवार के पीछे, कभी खेतों में तो कभी घरों में। हजारों रुपया वो बना लेती है। तेरे जैसे मूर्खों की उसे हमेशा तलाश रहती है। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, पुरानी कहानियां सुनना छोड़ दे, नई कहानियां सुनने की आदत डाल। पुरानी कहानियों में कुछ नहीं रखा, समझा? आगे से तेरे को नई कहानी सुनते देखूं, अगर पुरानी कहानी के शब्द भी मेरे कानों में पड़ गए तो नौकरी से निकाल दूंगा। जी। विक्रम शर्मा पलटकर जीप की तरफ बढ़ा। और साहब जी, पीछे से शंकर ने कहा, पेट्रोल पंप की कल की कमाई तो ले लीजिए। ले आ। शंकर भागा भागा कैबिन में गया और एक छोटा सा बैग लेकर आ गया जिसका मुंह बांध रखा था। तब तक विक्रम शर्मा जीप में बैठकर उसे स्टार्ट कर चुका था। थैले में नगद रकम और पेट्रोल डीजल का पूरा हिसाब, शंकर ने कहना चाहा। वो तो मैं देख लूंगा, विक्रम शर्मा ने थैला लेकर तीखे स्वर में कहा। जिस दिन भी मुझे महसूस हो गया कि तूने 1 पैसे की भी हेरा फेरी की है, उस दिन मैं तेरे। कैसी बातें करते हैं साहब जी, मैं बहुत शरीफ। उसके शब्द सुने बगैर ही विक्रम शर्मा ने जीप आगे बढ़ा दी और टर्न लेता हुआ पेट्रोल पंप की 4 दीवारी से बाहर चला गया।